तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अतुल है और मैं पंजाब में रहता हूँ। पंजाब के एक छोटे से कस्बे में रहकर मैंने ज़िंदगी के इस सफ़र को काटा तो है, लेकिन ज़िंदगी के साथ साथ मैंने कई ऐसी मुसीबतों को भी अपने सामने देखा है जो हर किसी को डरा कर रख देने का तजुर्बा रखती हैं। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी के साथ हुए ऐसी एक घटना से रूबरू करवाने जा रहा हूँ जो न केवल डरावनी है बल्कि अंदर से आपको इमोशनल तक कर देंगे। साल 1996। उस दौर में इतनी ज़्यादा ठंड थी कि लोग ठंड के मारे बचाव करने में भी नाकाम रहते थे। ठंड की वजह से हमारे खेत को काफ़ी नुकसान हुआ था और इसी के चलते धीरे धीरे एक निराशा उत्पन्न होने लगी। किसानों को लगने लगा था कि अब खेतीबाड़ी करने में कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि वो एक मजदूर का काम करके भी अच्छी खासी रकम कमा सकते हैं। उन्हीं में से एक मैं भी हुआ करता था। मैं भी यही सोचता था कि इन छोटे मोटे खेती बाड़ी के कामों में कुछ नहीं रखा और अब मुझे कहीं पर जॉब करके एक अच्छा खासा पैसा कमा लेना चाहिए। लेकिन इन दोनों खेत में नुकसान हुआ था तो उसकी भरपाई करना भी हमारा कर्तव्य था। तो हमने सोचा कि क्यों ना अब हमारे खेत में हुए इस खेती बाड़ी के नुकसान की भरपाई के लिए हमें गांव के सरपंच से कोई सहायता लेनी चाहिए। लेकिन सरपंच का बिहेव बड़ा ही बुरा था और उसकी बातों में इतना ज़्यादा दम नहीं था कि आज तक उसने अपने किए गए वादों को कभी भी पूरा किया हो। लेकिन अब गाँव वाले एकजुट हो चुके थे और किसी भी हालत में अपना अपना पैसा निकलवाना चाहते थे। सरकार ने पहले भी किसानों को मुफ्त में कुछ रकम दी थी, लेकिन साला सरपंच बीच में खा जाता था और तो और सरपंच अपने डर और खौफ से पूरे के पूरे गांव में दहशत फैला कर रखता था। जो भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाता तो वो उसी को गांव में बीचों बीच नंगा करके गधे पर बैठा देता था, जिस वजह से गाँव के लोग उससे डरा करते थे। धीरे धीरे उस गाँव के अंदर उस सरपंच का डर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि कोई भी उसके सामने अपनी जुबान नहीं खोलता था। लेकिन मैं उनमें से नहीं था, क्योंकि मैंने हमेशा से अन्याय के खिलाफ अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आवाज़ उठाई थी। और इस बार मैंने उन सभी लोगों को उकसाना शुरू कर दिया था जो कि सरपंच के खिलाफ आवाज़ उठाने में डरते थे। हमने बस ये ठान लिया था कि किसी भी हालत में गांव के सरपंच से हम पैसे निकलवा कर ही रहेंगे जो इस साल किसानों को मुफ्त में मिले थे। इतना गंदा सरपंच होने के कारण पूरा का पूरा गांव ही बदनाम हो जाता था। उसके बाद मैं उसी रात अपने लोगों को लेकर सरपंच के घर के बाहर गया और उसे बड़ी विनम्रता के साथ घर से बाहर बुलाया। रात काफ़ी हो चुकी थी तो सरपंच थोड़ा गुस्से से बाहर निकला और बोला, तुम लोग इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरे घर के बाहर आने की अनुमति किसने दी? उसने इतना कहा ही था कि मैं उसके सामने हाथ जोड़ते बोला, माई बाप, ठंड की वजह से हमारे पूरे खेत का नुकसान हो गया है और ऐसे में हमें सरकार से मदद चाहिए। वैसे भी इस नुकसान के चलते गांव के अंदर लोगों में तहलका मच गया है और लोग अब सरपंच के साथ साथ सरकार से भी नफरत करने लगे हैं। खेतीबाड़ी से उनका मन हट गया है। इतना सुनते ही उस सरपंच ने मुझे बड़ा जोर से धक्का मारा। मैं पीछे की ओर गिर पड़ा और सरपंच की इस हरकत ने मेरे अंदर उसके प्रति और भी ज़्यादा गुस्सा और घृणा को भर दिया। मैं उसके खिलाफ अब आवाज़ नहीं बल्कि उसके उस अधिकार को ही उससे नष्ट करवाना चाहता था जो आज के दिन वो था। यानी कि मैं उसकी सारी चीज़ों को बर्बाद करने की सोचने लगा था। एक ही पल के अंदर उसने मुझे इतना ज़्यादा निराश कर दिया था कि अब मेरे अंदर उसके प्रति सिर्फ और सिर्फ जलन और घृणा होने लगी थी। उस समय तो सरपंच के लोग उसके पास थे, उनके हाथों में हथियार भी थे, तो मैंने उनसे कुछ नहीं कहा और खड़ा होने के बाद हल्की सी आवाज़ में बोल दिया, सरपंच साहब जी, आपने ये अच्छा नहीं किया। जितनी बुराई तुम कर रहे हो उसका दंड भी तुम्हें भुगतना होगा। इतना कहने के बाद उस सरपंच ने मुझे एक तमाचा मार दिया और उसके बाद उसके गुंडे लोग मुझे पकड़ कर वहीं पर मारने लगे। वो तो मेरे साथ कुछ चुनिंदा लोग थे जिन्होंने मेरी सहायता की और मुझे सही सलामत घर पर छोड़ दिया। लेकिन अब मैं इतना तो समझ गया था, जब सीधी उंगली से ही घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। जिस तरह से उस सरपंच ने आज मुझे सभी के सामने इतना ज़्यादा नीचा दिखाकर साबित किया था, तो उसी तरह मैं उसको उसी की औकात दिखाने पर अब तुल गया था। उस वक्त हम अपने घर लौट आए। उन लोगों ने मुझे इतना मारा था कि 2 दिन तक मैं खाट पर ही पड़ा रहा। लेकिन उसके बाद जब मैं रिपेयर हुआ तो मैंने ऐसी गलती कर दी जिसके बाद न केवल सरपंच बर्बाद हुआ बल्कि पूरा का पूरा गांव ही खौफ की आंधी में हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह से वीरान हो गया। उस वक्त सभी लोग इस कदर डर चुके थे जैसे कि मैंने गांव को बर्बाद कर दिया हो। रात बीत चुकी थी और जैसे सुबह का माहौल फिर से हुआ तो आज मैं एक अघोरी बाबा से मिला। अघोरी बाबा को मिलकर मैंने सारी बात उनके सामने पेश कर दी।
मेरी बातों को सुनकर उसने कहा, सरपंच के ऊपर जादू टोना करवाना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन हाँ मैं तुम्हारी सहायता जरूर कर सकता हूँ। जैसा मैं कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। अघोरी बाबा ने बताया कि सरपंच के ऊपर जादू और टोने का मंत्र करने से पहले हमें उसकी छोटी मोटी चीज़ों के बारे में पता लगाना होगा। उस वक्त वो बिल्कुल अकेला होना चाहिए और उसके साथ कोई भी नहीं होना चाहिए। मैं जानता था कि जब सरपंच बगल वाले तालाब में नहाने के लिए जाता है तो उसके साथ उसके गुंडे लोग नहीं होते। मैंने उसे अघोरी बाबा को बताया कि वो सुबह तालाब में नहाने के लिए जाता है तो उसके साथ कोई नहीं होता। तालाब के बगल में खड़ा होकर वो काफ़ी आराम से नहाता है और वो काफ़ी टाइम भी लगाता है। उसके बाद उस अघोरी बाबा ने बताया कि आज शुक्रवार का दिन है, हम अगले शनिवार को उस सरपंच का इलाज ज़रूर कर देंगे, लेकिन उसके बदले में उस अघोरी ने मुझसे एक मोटी रकम मांग ली। अब जो भी हो मैं कुछ भी करने को तैयार था, बस मुझे अपनी बेइज्जती का बदला लेना था और गांव वालों को उनका न्याय दिलाना था। इसके लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तत्पर था। उसके बाद मैं तुरंत ही वापस अपने घर लौट गया और घर पर आने के बाद भी इस चीज़ के बारे में किसी को बताना ठीक नहीं समझा, क्योंकि मैं जानता था अगर मैंने गलती से भी किसी के सामने इन चीज़ों को पेश कर दिया तो वो मुझे तुरंत ही रोक लेंगे। और उस अघोरी बाबा ने लगातार 7 दिन तक एक ऐसी चीज़ को धोखने को कहा था जिससे कि हम उस सरपंच के ऊपर काला जादू कर सकें। दोस्तों, काला जादू एक ऐसी चीज़ होती है जिससे बड़े बड़े लोग अपनी ज़िंदगी तबाह कर बैठते हैं। मैंने इतना बड़ा खतरा उठाया था, लेकिन मैं इसका अंजाम नहीं जानता था। बस मुझे तो अपना बदला लेने की पड़ी थी। अब तो गांव वाले भी सरपंच के खिलाफ हो चुके थे। धीरे धीरे उसकी बर्बादी शुरू होने लगी और अघोरी बाबा ने मुझे एक रंगीला पत्थर दिया और हर दिन मुझे इस पत्थर को पूजना पड़ता था। मैं उसके सामने दिया वगैरह जलाता था जिससे कि उस पत्थर की शक्तियाँ कभी समाप्त ना हो। उस पत्थर से मुझे सब कुछ करना था। मुझे इंतजार था तो सिर्फ शनिवार की रात, जो कि वो रात दूज की रात होने वाली थी। दूज की रात को जिस समय पर चांद दिखाई देता है उसी समय हमें ये सारा कांड करना था। खतरा तो बहुत था, लेकिन मेरे मन में उस सरपंच के प्रति जो घृणा की आग जल रही थी उसको बुझाने की शक्ति बदले के अलावा किसी भी चीज़ में नहीं थी। अब तो मैं अपनी जान जोखिम में डालकर किसी भी हालत में उस सरपंच को सबक सिखाने के मूड में था। फिर उसके बाद वही हुआ जिसका मुझे इंतजार था। धीरे धीरे अब वो वक्त नज़दीक आ रहा था जिस वक्त मैं उस सरपंच के साथ किए गए उसके सारे अन्याय का बदला लेने वाला था। शुक्रवार की रात को ही मेरे और उस अघोरी बाबा के बीच में एक मीटिंग हो गई थी। एक अच्छी बात मुझे ये भी लगी कि वो अघोरी बाबा पूरी तरीके से मेरी सहायता कर रहा था और किसी भी हालत में उस गांव के सरपंच को सबक सिखाने के मूड में था। फिर उसके बाद हमने वही किया जो हमें करना चाहिए था। शुक्रवार की रात को हम दोनों उस तालाब के पास पहुंच गए और उस तालाब के पास पहुंचने के बाद हमने कुछ सामग्री वहां पर रख दी। सामग्री को रखते उस अघोरी बाबा ने कुछ झाड़ फूक करना शुरू कर दिया और कुछ नींबू के टुकड़े उसके ऊपर रख दिए और अब वो सारा काम पूरा कर दिया था जो आज की रात में किसी भी हालत में पूरी तरह से कंप्लीट करना था। आज का पूरा काम होने के बाद हमने सरपंच को कल के दिन उसकी पहली बर्बादी की सीढ़ी पर चढ़ते हुए देखना था। फिर उस अघोरी बाबा ने मेरे कान में कहा, बिना कुछ बोले चुपचाप यहाँ से निकल जाना और याद रहे गलती से भी कोई भी आवाज़ मत कर देना, वरना ये काली माया सभी चीज़ों को ख़त्म कर देंगी। इतना कहने के बाद हम दोनों तुरंत ही वहाँ से निकल गए। इस समय हमने किसी भी गलती को अंजाम नहीं दिया और चुपचाप से अड्डे पर पहुँच गए, लेकिन हमने इसी बीच एक ऐसी गलती को अंजाम दे दिया था जिसके बारे में हमने खुद नहीं सोचा था कि हमने कुछ ऐसा कर दिया है जिसको करने के बाद हमारी पूरी की पूरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। जहां पूरी तरह से अंधेरा हावी हो चुका था तो वहीं जैसे ही हम अपने अड्डे पर पहुंचे तो हमें पता चला कि हमारे वहां से आते ही गांव के अंदर अजीब अजीब सी चीज़ें प्रकट होने लगी। दरअसल सुधीर, जो कि मेरा एक करीबी दोस्त है और ड्यूटी करके देर रात अपने घर आता था, उसने बताया कि आते समय उसने दीवार के ऊपर चढ़ती हुई एक ऐसी महिला को देखा जिसका पूरा शरीर काला था और उसकी आंखें चमक रही थी। जब मैंने ये बात उस अघोरी बाबा को बताई तो उसने बताया कि ये वही काली माया है जिसको हमने उस तालाब के पास छोड़ा था और अब ये पूरे गांव को बर्बाद करके रख देगी, क्योंकि आते वक्त हमने अपने पैरों को पानी के तालाब में पटक दिया था और उसकी आवाज़ उस पत्थर तक चली गई थी। यह सुनकर मैं सन्न रह गया, क्योंकि वो काली माया हमारे पीछे पीछे गांव के अंदर दाखिल हो गई थी। कहीं ना कहीं हम समझ गए थे कि अब जो गांव में होगा वो बहुत ही खौफनाक और डरावना होगा। मैंने उस अघोरी बाबा से इस चीज़ का कोई इलाज पूछा,
लेकिन उसने बताया कि इस भयानक चीज का अब कोई भी इलाज नहीं हो सकता। जब तक कि सरपंच की मौत नहीं होगी तब तक हम कोई भी इलाज नहीं कर पाएंगे। यानी कि हमारा मकसद था सरपंच की मौत, और उसकी मौत होने के बाद ही हम गांव को बचा सकते थे। लेकिन सरपंच भी एक निकम्मा इंसान था। वो चालाक होने के साथ साथ काफी बुद्धिमान भी था, और उसका दिमाग भी भूतनी जैसी चीजों को काफी मानता था। तो उसके लिए इन चीजों को समझ पाना कोई बड़ी बात नहीं थी। उसके बाद जैसे ही सुबह का माहौल हुआ तो गांव के अंदर सब कुछ नॉर्मल की तरह नजर आने लगा, और अब सरपंच भी नहाने के लिए उस तालाब के लिए निकल पड़ा था। तभी उसकी मुलाकात कुछ लोगों से हुई, और मुलाकात होते उन लोगों ने बताया कि गांव के अंदर एक अजीब सी दहशत फैली हुई है। लोग बता रहे हैं कि उन्होंने किसी प्रेत को देखा है। ये सुनकर वो सरपंच एकदम से बोल पड़ा कि जिसने भी भूत को अपनी आंखों से देखा है वो उसके सामने आए, और उसके बाद एक अंकल जी को उनके सामने पेश किया गया। उस अंकल जी ने बताया कि उसने रात को दीवार के ऊपर उल्टी चलती एक महिला को देखा है जिसका पूरा शरीर काला था। और ये सुनते वो सरपंच समझ गया था कि दूज की उस रात को किसी ने बड़ा जादू टोना किया है, और अब धीरे धीरे उसके गांव के ऊपर कहर मंडराने लगा है। सरपंच पूरी तरह से समझने लगा था, लेकिन वहीं एक मैं था जो अभी भी सरपंच की मौत की उम्मीद लगाए बैठा था। उसके बाद वो सरपंच वहां से सीधा तालाब के पास पहुंच गया। मैं अभी भी उसके पीछे पीछे झाड़ियों में छुपते छुपाते किसी तरह उसके पास पहुंच गया जहां पर वो नहाने के लिए जाता था। आज उसके साथ उसके कुछ चुनिंदा लोग भी थे। जैसे वो वहां पर विराजमान हुआ तो उस पत्थर की ठोकर से वहां पर रखे हुए नींबू के टुकड़े और नारियल के कुछ छोटे मोटे टुकड़े उस पानी के अंदर गिर पड़े। पानी के अंदर गिरते एकदम से हैरान हो गया। उसने देखा कि नारियल के टुकड़ों के साथ साथ नींबू के टुकड़े के ऊपर खून लगा हुआ था, और वो नीचे गिरते ही तालाब के अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगी। तभी वो तुरंत ही उस तालाब से बाहर निकला, और आज वो बिना नहाए वहां से निकल गया। पता नहीं क्यों, लेकिन उसके शरीर में अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। मैं समझ गया था कि सरपंच के ऊपर काले जादू का असर होने लगा है। इसी बीच में उस खुफिया रास्ते से होते हुए जब वापस से गांव के अंदर पहुंचा तो मुझे पता चला कि गांव के अंदर अचानक ही किसी की मौत हो गई है, और इतना सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल मुझे पता चला कि जिस इंसान की मौत हुई है उसका पूरा का पूरा शरीर ही काला पड़ गया था। कुछ लोग कह रहे थे कि उसने जहर खा लिया, तो कुछ लोगों का बताना था कि काले जादू के असर ने गांव के उस इंसान को खत्म कर दिया है। उस वक्त मुझे पता चल गया कि ये वही इंसान है जो कि कुछ देर पहले सरपंच के सामने पेश हुआ था, और उसने बताया था कि उसने रात में किसी काली डायन को देखा है। और मैं समझ गया था कि जो जो उस डायन को देख लेगा उसकी मौत पक्की थी। अभी तो मेरे हाथ में एक धागा बंधा हुआ था जिसकी वजह से मैं जिंदा था, वरना क्या पता अब तक तो मेरी जिंदगी भी खत्म हो जाती। बस अब मुझे किसी भी तरह सरपंच की बर्बादी का इंतजार था। मुझे और किसी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा था। बस मैं हर हालत में सरपंच की जिंदगी को बर्बाद हुए देखना चाहता था। उस वक्त मैं भी यही सोच रहा था कि कहीं ये सारी चीजें हमारे घर वालों के पीछे न पड़ जाए, क्योंकि इन काली शक्तियों को छेड़ने का बहुत ही गंदा मतलब होता है। उस वक्त तो मैंने अपने आप को बचा लिया था, लेकिन मैंने अपने घर वालों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था, और न ही अपने गांव वालों के बारे में सोचा। मुझे लगा कि एक दो आदमी मरने के बाद इस काले जादू का सिलसिला थम जाएगा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये जितनी सामान्य दिखती है उससे कहीं ज़्यादा भयानक होती है। जितना मैंने सोचा था ये उससे भी कई गुना ज़्यादा भयानक और डरावनी होती है। अब कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में मैंने सोचा तक नहीं था कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे सफ़र को देख लूँगा जो मेरे लिए सबसे खौफनाक होगा। वास्तव में हुआ कुछ ऐसा था कि जिस दिन मैंने ये सब कांड किया था उसके दूसरे ही दिन हमारे गांव में बर्बादी की शुरुआत तो हो गई थी, लेकिन 10 से 15 दिन के चलते चलते गांव के अंदर करीबन 18 लोगों की मौत हो गई। इन सभी मौतों के अंदर एक बात लाजमी होती थी कि इन सभी की मौत होने के बाद उन सभी लोगों का शरीर काला पड़ जाता था और वो अजीब रंग के दिखाई देने लगते थे। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे इन चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा पछतावा होता और मुझे अपने आप से अजीब सा फील होता, मानो मैंने कुछ गलत कर दिया हो। गांव के सरपंच का हाल तो अभी भी ठीक ठाक था, उससे तो कहीं खरोच तक नहीं आई थी। उल्टा गांव वालों के ऊपर ही इसका असर पड़ने लगा। गांव वालों को इस तरह मरता देख
सरपंच के मन में भी अब टेंशन पैदा होने लगी। लेकिन मैं इतने लोगों की मौत का कारण बन गया था तो मुझे खुद से नफरत होने लगी थी। अब तो मैं बर्बादी के रास्ते पर पहुंच गया था, जहां पर मुझे सिर्फ और सिर्फ उस सरपंच का बर्बादी वाला रास्ता देखना था। गांव वालों के अंदर हो रही इन भयानक घटना से अब मैं भी काफ़ी हद तक परेशान हो गया था और उसके बाद मैं उस तांत्रिक बाबा के पास वापस जाने लगा जिसने ये सब करने पर मेरा साथ दिया था। और अब जब मैं उसके पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर है। उसका पूरा का पूरा शरीर झुलसा हुआ था और उसके हाथ पर जो धागा बंधा हुआ था अब वो टूट चुका था। मैं जानता था कि अगर ये तांत्रिक जिंदा नहीं बचा तो फिर गांव के अंदर क़यामत का तूफान आ जाएगा और उसके बाद कोई भी नहीं बचेगा। इसलिए मैंने उस अघोरी को बचाने के लिए अपने हाथ के आधे धागे को फिर से उसके हाथ पर बांध दिया और टाइम टू टाइम उसकी देखभाल करने लगा। 2 दिन तक फिर से ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फिर वो रात आ गई जिसका हमें बेहद डर था। पहले उस तांत्रिक ने हमें बता दिया था कि अमावस्या की रात को हमारी ज़िंदगी के सामने एक ऐसा तूफान खड़ा हो जाएगा जिससे सामना करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। और आज वही दिन था। और आज जब हम सभी अपने अपने घरों में कैद थे कि हमें गांव के अंदर से ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। हैरान की बात तो ये थी कि चिल्लाने की आवाज़ उस सरपंच के घर की तरफ से आ रही थी। मैं इतना तो जान गया था कि मैंने काम को सुधारने के चक्कर में गांव को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया है और अब गांव तभी ठीक हो पाएगा जब हम इस गांव को छोड़ देंगे, क्योंकि अब हमें उस गांव को पूरी तरह से खाली करना था। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह होने वाली थी। इन चीखने और चिल्लाने की आवाज़ ने हमें इतना ज़्यादा डरा दिया था कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उस पूरी रात में अपने घर वालों के साथ बैठा रहा, लेकिन सुबह जो हुआ उसने मेरे दिल को दहला दिया और अब मैं पूरी तरह से टूट गया था। मैंने देखा कि मेरे पापा का शरीर भी अब काला पड़ गया है। वह हमसे बस महज कुछ सेकंड के लिए दूर हुए थे और उतने में ही उनके साथ इतना घटिया सीन हो गया कि हम खुद भी समझ नहीं पाए। पापा की लाश को हमने घर के बाहर पड़ा पाया। हमने देखा कि पापा की बॉडी पूरी तरह से काली हो चुकी थी और उनके शरीर पर जहर की तरह नीले नीले खरोंच के निशान बन गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने उन्हें बहुत ही बुरी तरह से काटा हो। अब तक हमारा पूरा का पूरा गांव बर्बादी के उस मोड़ पर पहुंच गया था जहां पर हम गांव को पूरी तरीके से भयानक सिद्ध करते हैं। अब हमारा गांव भारत का सबसे डरावना और खौफनाक कस्बा बन गया था। तभी मैंने सोचा कि अब इस गांव को छोड़ना ही हमारे लिए सही होगा। इसलिए मैंने उसी दिन उस गांव को अलविदा कहा और अपने परिवार के साथ जाकर स्टेशन के बगल वाली छतरियों में रहने लगा। वहां करीब 7 से 10 दिन तक ऐसे ही रहना पड़ा और फिर उसके बाद मैंने अपने पुराने गांव के बारे में पता लगाया तो मुझे पता चला कि हमारे गांव का सरपंच फांसी खाकर मर गया। इस बात से मुझे काफ़ी ज़्यादा तसल्ली मिली, लेकिन मैंने अपने पापा को गंवाकर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। अगर मैं घाटे में रहकर भी अपने पापा के साथ रहता तो मैं बेहद ही खुश रहता, लेकिन अपने पापा को खोकर मैंने मानो सब कुछ खो दिया था। धीरे धीरे सब कुछ सेटल होने लगा और अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। वहाँ पर एक छोटी मोटी नौकरी करते वक्त मेरी जॉब एक ऑफिस में लग गई और मैं ऑफिस में काम करते करते अब मिडिल क्लास फैमिली से थोड़ा ऊपर पहुँच गया हूँ। मैं नौकरी भी करता हूँ और कुछ और भी काम कर लेता हूँ। अपने घर परिवार के साथ मैं काफ़ी खुश हूँ, लेकिन मैंने एक गांव को बर्बाद कर दिया है जो आज तक मेरे अलावा कोई भी नहीं जानता। खासकर एक शख्स को पता था, लेकिन अब वो भी इस दुनिया में नहीं है क्योंकि उस तांत्रिक की भी कुछ दिन के अंदर ही मौत हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में